नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए सुप्रभात। बच्चों, आज हम क्लास 9 में हिंदी विषय के अंतर्गत अध्याय चंद्र गिनना से लौटते हुए, जिसके रचनाकार कवि हैं, जिसके रचयिता है केदारनाथ अग्रवाल। और इस आज पाठ में, इस वीडियो में हम पद्यखंड की व्याख्या करेंगे। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्य धारा के विचारक कवि हैं, प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। चंद्र गहना से लौटती हुए में कवि ने इस कविता में जो उसका भाव सारांश, जो केंद्रीय भाव था, वो हमने पिछली वीडियो में भी आपको लगभग बता ही दिया था कि चंद्र गहना से लौटती हुए कविता में कवि के जो क्या है, ये जो कविता है वो है तो विचारधारा, प्रगतिवादी कवि की विचारधारा के कवि की, लेकिन इसमें प्रकृति चित्रण है। और मूलतः हम यदि प्रकृति की बात करते हैं तो वैसे तो सभी कवियों ने, सभी रचयिताओं ने कहीं ना कहीं प्रकृति का अपना एक केंद्र बिंदु बनाया है। और कविता की अगर हम बात करते हैं तो हमारा सीधा सा जो एक मंतव्य है वो प्रकृति चित्रण तक पहुंचता है कि प्रकृति की जो कविता है, यानी कि कैसे कह सकते हैं कि कविता या जो काव्य है वो प्रकृति के विषय के बिना कैसा है, अधूरा है। तो उसी तरह से पिछले पाठ में भी हमने ग्रामश्री में सुमित्रानंद पंत ने लिखा था, उसको पढ़ा था। तो ठीक उसी तरह उसकी ये कह सकते हैं उसका ही एक रूप और सामने है चंद्र गहना से लौटती बेर। तो चंद्र गहना से लौटती बेर में कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति की है। तो ये प्राकृतिक क्षेत्र की कविता है, प्रकृति का वर्णन इस कविता में किया गया है अग्रवाल जी द्वारा। तो इस जीवन में क्या है, देखिए केदारनाथ अग्रवाल जो है वो मूलतः कैसे हैं, ग्रामीण परिवेश के उससे जुड़े हुए हैं। उनकी कविता की भाषा भी कैसी है, लोक भाषा है, यानी कि लोक शब्दों का ही, यानी कि स्थानीय उस भाषा का प्रयोग किया गया है। और उनके जो विचार हैं वो क्या है, ग्रामीण परिवेश के ही हैं, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश से जुड़े रहे, उस माहौल से जुड़े रहे हैं। इसलिए केदारनाथ अग्रवाल जी जो है वो जीवन पर्यंत तक, यानी कि अपने जब तक उनका जीवन रहा, वो ग्रामीण भाव से ही जुड़े रहे हैं। इसलिए इस कविता में उन्होंने क्या है, उसी प्राकृतिक परिवेश का वर्णन किया है जो गांवों में देखने को हमें मिलता है। वही खेत किसान, ठीक है ना, खेत किसान, खलिहान, खेत खलिहान वगैरह, फसलें हैं, पक्षी हैं, वृक्ष वगैरह, पोखर तालाब वगैरह आदि, उससे उन्होंने अपनी उससे निकटता सिद्ध की है। और उनको जो आनंद प्राप्त होता है वो इस तरह से उनको यहाँ पे अभिव्यक्त किया है। तो उन्होंने प्रकृति के सजीव, सक्रिय तथा भावानुभूति में सक्षम प्रतीत होती है उनके काव्य में। तो केदारनाथ अग्रवाल ने चंद्र गहना देखने के बाद लौट रहे हैं, यानी कि चंद्रमा जो है सब जानते ही हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है सब जानते हैं। एक पक्ष में, मेरे माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। तो इस तरह से क्या है, दोनों ही तरीके से वो क्या है, घटता बढ़ता रहता है। तो उसकी जो अपनी क्या है, चंद्रमा की आकृति अलग अलग होती है। तो कभी कभी वो क्या है, गहना यानी कि आभूषण की भांति भी इस तरह से हम कह सकते हैं, कुछ इस तरह से कभी कभार वो बन जाता है, क्योंकि उसके हर दिन एक जैसी आकृति तो नहीं रहती है। तो इसी तरह से क्या है, वो चंद्र को, यानी कि चंद्रमा को, चंद्र गहना को यहाँ पर रूपक बताया गया उसका, उसको देखकर लौटते हैं। और फसलों की क्या है, बाद में क्या होता है कि फसलों के अनोखे दृश्यों में उनका मन क्या हो जाता है, अटक जाता है। और वे वहीं की खेत की मेड़ पर बैठ जाते हैं। खेत की मेड़ सब जानते हैं, खेत बने होते हैं, गांव का परिवेश है, ठीक है ना, माहौल है। तो खेत की मेड़ पर वहीं पर वो बैठ जाते हैं। और वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य था, खेत खलिहान है, ठीक है ना, पेड़ पौधे, वृक्ष, तालाब वगैरह आदि सब्जी लगे हुए हैं वहाँ पर हैं। और वहीं पर क्या है, ठीक है ना, फसल खड़ी हुई है। फसल में क्या है, रबी की फसलें प्रमुख है, खरीफ की भी होती हैं, मक्का ज्वार वगैरह हैं, ठीक है ना। गुलाबी फूल की पगड़ी बांधे छोटा चना खड़ा है। तो फूल उसके क्या होते हैं, चना जो होता है, चना का मतलब झाड़, यानी कि उसका पेड़ तो नहीं होता है कहने का मतलब। तो इस तरह के छोटे छोटे पौधे मतलब फसल है, अलसी है, गेहूँ वगैरह है। तो वो चना का जो गुलाबी फूल होता है, छोटा सा लगता है, आप देखेंगे तो इस तरह से वो क्या है, वो ऐसे प्रतीत होता है जैसे पगड़ी लगाए हुए। तो आदि इस तरह की कई प्रकार से उन्होंने क्या है, कल्पना की है अपने काव्य में। पीली सरसों कैसी हो गई है, पीली सरसों बड़ी हो गई है, मतलब फूलने लगी है, उसमें क्या है, फल लगने लगे हैं। कहने का मतलब ये जो उसमें दाना लगता है, ठीक है ना, वो फली वगैरह वो लगने लगती हैं। एक तरफ पोखर बना हुआ है, वहाँ पर पानी के पास में समीप में क्या है, घास फूस खड़ी हुई है। तो आदि इस तरह के कई दृश्य उन्होंने बड़े ही मनमोहक दृश्य कुछ यहाँ पर अंकित किए हुए हैं।
ठीक है। और इन सब के आसपास होने की वनस्पतियों के स्वयंवर होता सब प्रतीत होता है। तो आपस में कई प्रकार के उन्होंने क्या इस तरह की प्राकृतिक, यानी हम कह सकते हैं कि पूर्णतः ये छायावादी ना होकर भी क्या है कि छायावाद के विषय को लेकर कविता लिखी गई है। तो आइए हम शुरू करते हैं चंद्र गहना से। लौटती हुई, जिसके रचयिता है आपके केदारनाथ जी अग्रवाल। ठीक है, पहले पद में क्या लिखा हुआ है, देख आया चंद्र गहना देखता हूँ दृश्य अब मैं, क्या कहते हैं वो, देख आया चंद्र गहना देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर बराबर यह ठहरा, एक यह हरा ठनगा ठिगना चना, ठिगना मतलब छोटा पौना, और उसका चना जो होता है उसका पौधा बहुत छोटा रहता है, मतलब जमीन की उस तरह से झाड़ रहता है उसका। बांधे मुरेठा शीश पर, मुरेठा मतलब पगड़ी या साफा जो होता है, आपने देखा होगा राजस्थानी पगड़ी वगैरह इस तरह की होती है, ठीक है ना। छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, अलसी जानते हैं इसका तेल निकलता है, ठीक है ना, अलसी, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। हटीली मतलब जिद्दी, दान करना मतलब भेंट करना, ठीक है, समर्पित करना। तो इस तरह से क्या कहते हैं कि देखा है चंद्र गहना की कवि जो है वो अब चंद्र गहना देखकर वहाँ से लौट रहे हैं, रात्रि का समय है, रात्रि का पहर है, ठीक है ना। तो उस समय वो क्या चंद्र गहना देखकर लौटते हैं, तो उनका जो मन है वो कहाँ पर अटक जाता है, वहाँ पर खेतों में, खेत खलिहानों में अटक जाता है, उस वहाँ पर खड़ी हुई फसल को देखते हो। एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस समय का यानी कि रबी की जो मौसम रहता है, ठीक है ना, रबी की फसल का मौसम रहता है, उस समय चांदनी बड़े अच्छे सुशोभित होती है, छिटकी रहती है, तो क्या है मौसम रात का काफ़ी भीना भीना सा सुगंधित वायु रह रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से उसका जो पूरा माहौल, पूरा वातावरण बना हुआ है। कभी कहते हैं कि मैं चंद्र गहना देखकर लौट रहा था कि रास्ते में खेत की जो मेड़ पर बैठ जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पर विश्राम करने बैठ जाते हैं, देखकर तो वहीं पटक जाते हैं, देख लेते हैं वो इस तरह से। आगे कहते हैं कि मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर, मतलब उसका क्या, देखिए वहाँ पर क्या है, उनका जो ये कह सकते हैं, मतलब उन्होंने क्या है वहाँ पर अनोखा दृश्य देखा, यानी कहने का मतलब ये है कुछ उनके लिए दिखाई दिया, तो वहाँ पर उनका मन लग जाता है, देखते हैं उस बड़े गौर से। एक बालिस्त के बराबर हरे रंग का एक छोटा सा, बालिस्त मतलब एक छोटा सा इतना सा जो पौधा रहता है, ग्रस्त के बराबर कहने का मतलब ये कि अपना, ठीक है, आधा फीट का इतना सा वो पेड़ वो पौधा रहता है चने का। तो रंग का छोटा सा चना अपने सिर पर छोटे से गुलाबी फूल की जो पगड़ी है वो मतलब एक साफा बांधे हुए सर धर कर खड़ा हुआ है, और उसके पास ही में सटकर जिद्दी अलसी जो है, ठीक है ना, वो भी अलसी की फसल लगी हुई है, तो साथ साथ वो भी बोए गए हैं, ठीक है ना। अलसी का शरीर कैसा है, पतला है, लिखा हुआ है इसमें, देह की पतली कमर की लचीली, और उसकी कमर जैसी क्या है वो लचीली दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मानवीकरण किया गया है, क्योंकि ये सब गुण काय में होते हैं, मनुष्यों में होते हैं, ठीक है ना, जीव जंतुओं में होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है रूपक लेकर उसका मानवीकरण कर दिया गया है, ठीक है। उसने नीले रंग का खिला हुआ फूल अपने सिर पर लगा रखा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो वह कह रही हो कि जो मेरे सिर पर इस फूल को छूलेगा मैं उसी को अपने हृदय का प्रेम भेंट कर दूंगी, ठीक है। तो ये कौन कह रहा है, अलसी कह रही, ठीक है ना, फसल खड़ी हुई है वहाँ पर। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, ठीक है ना, सयानी मतलब बड़ी उम्र की, यानी कि फसल अब क्या है पकने लगती है तो उसका क्या उम्र दराज हो जाती है, इस तरह से कहने का मतलब ये है उनका। तो यहाँ पे कभी कहते हैं कि सरसों की बात मत करो, वो क्या हो गई है, फसल जो है वो फूलने लगी है, पीले पीले फूल आ गए उसमें भी क्या है फली लगने लगी हैं, ठीक है ना, हो गई सबसे सयानी। हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, फागुन का माह रहता है, ठीक है ना, रबी की फसल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और होली का भी समय, बसंत पंचमी का समय निकल रहा होता है, समय आता है, तो क्या है प्रकृति का अपना अलग दृश्य रहता है। फाग गाता मास फागुन आ गया आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा, इस विजन में, विजन का मतलब होता है जहाँ पे निर्जन मतलब कहीं कोई ना हो, निरपता हो, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता। तो दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो हाथ पीले करना मतलब विवाह के समय कन्या के हाथों में हल्दी लगती है, उसे हाथ पीला करना कहते हैं, ठीक है, हाथ पीले कर देते हैं। फाग मतलब फागुन के माह में, यानी कि इस तरह से वो गीत गाए जाते हैं, तो फाग गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं। अनुराग अंचल का मतलब होगा प्रेम का अंचल या आंचल,
ठीक है। तो कभी कहते हैं कि सरसों की बात ही मत कहो, वह चना अलसी आदि सभी से क्या उम्र बड़ी हो गई है। मतलब सरसों का बेसिक पौधा जो होता है बड़ा रहता है सामान्य तौर पर इनसे, और वो फूल जाता है, ठीक है ना। तो फूलने लगता है, फली लगने लगती हैं, तो क्या है वो उनसे बड़ा होता है वैसे तो, और उम्र में भी बड़ा हो जाता है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि सरसों अब क्या हो गई है, सयानी हो गई है। उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं, विवाह के मंडप में आ गए, मतलब वो पीले फूल आ गए हैं उसमें, तो उसके क्या हो गए, हाथ पीले हो गए हैं। और फागुन का महीना जैसे फाग गाता हुआ आज यहाँ पर आ गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि, ठीक है ना। कन्या वरगीत आदि को देखकर कवि को लगता है कि इस एकांत जंगल में प्रकृति का क्या हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है, ठीक है ना, विवाह हो रहा है। कहने का मतलब उसका प्रेमांचल उद्दीपित प्रसन्नचित होकर क्या हो रहा है, लहरा रहा है। और बाजारों वाले शहरों से दूर स्थित प्रिय एकांत में, क्योंकि शहर से दूर है, गांव प्राय रहते ही हैं, सब जानते हैं, पास में लगे होते हैं। तो उस एकांत में जंगल में जो है क्या है, प्रेम जागृत करने की अधिक उपजाऊ धरती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो फसलें जो लगी हुई हैं, प्राकृतिक माहौल है, तो उसमें अनुराग उपज रहा है, ठीक है ना। अनुराग वो भी क्या है उसका, यानी कि प्रेम, उपजाऊ भूमि तो है, खेती लगी हुई है, ठीक है ना, उसकी उपज होती है। लेकिन साथ ही साथ इसको देखकर जो क्या है मन कैसा हो जाता है, आश्चर्यचकित होता है कि इससे क्या है, प्रेम झलक रहा है। तो इस एकांत निर्जन में परिणय की अधिक परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। आगे कहते हैं कि और पैरों के तले एक पोखर मतलब होता है छोटा सा तालाब, ठीक है ना, उठ रही इसमें लहरियाँ, वहाँ पर घास फूस लगी हुई है, और उसमें तालाब में भी क्या है, हवा चलती है तो लहरें आती हैं, लहरें आ जाती हैं, और घास फूस जो है, घास लगी हुई है पास में किनारों पर, ठीक है ना, खेतों में। तो इस तरह से वहाँ पर क्या है, लहरियाँ दिखाई पड़ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वही भी लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आँख को है चकमकाता है, कहीं पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी प्यास, जाने कब बुझेगी चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। बगुला सब जानते हैं पक्षी होता है, जो वो तालाब वगैरह में या कहीं किनारे नदी के किनारे जाता है तो मछली पकड़ लेता है। देखते ही मीन चंचल, मीन मतलब क्या होता है, मछली होती है, ठीक है ना। ध्यान निद्रा मतलब नींद त्यागता है, चट दबाकर चोंच में और नीचे गले के डालता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, देखिए तालाब बना हुआ है, तो पोखर के तले एक मतलब पैरों के तले पोखर, यानी वहाँ पर तालाब में वो पैर डाले हुए बैठे हुए हैं, ठीक है ना। जिस तरह से आप उसमें क्या है कर सकते हैं, अपना कल्पना कर सकते हैं कि कैसा दृश्य रहा होगा। तो उसमें क्या है, लहरें उठ रही हैं, धीरे धीरे तालाब में पानी हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इस तरह से। और नीले तल में देखिए, यानी कि उसके तल में, यानी कि तालाब के तल में जो है वो क्या है, भूरी सी घास उगाई है। कुछ क्या होता है, जलीय पौधे होते हैं, विज्ञान वाले बच्चे सब जानते ही हैं, ठीक है। तो वो पौधे लगे हुए, वो भी क्या है, हवा के जो है मतलब पानी की लहरों से क्या है, वो इस तरह से झूमते से प्रतीत हो रहा है, वो भी लहरियाँ खा रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बचा हुआ शेष जो पाठ है वो आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।